सर 4000 साल पहले की बात, ये जगह घने जंगल और दूसरा कृष्ण भगवान जी के बेटे शांब। सर यहाँ पे क्यों आए थे, यहाँ पे क्या खासियत है सर? गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोणार्क। कैसे हो भाई लोगों? आई होप कि आप अपने अपने घर पे सब मजे में होंगे, और मजे में नहीं होंगे तो मजे लेने आ गए हो हमारे व्लॉग पे। एंड लेट्स हैव सम फन। तो ये है पार्ट 2 ऑफ व्लॉग 1, जिसमें पार्ट 1 में आपने देखा था कि नाइट शोज जो होते हैं, जो लाइट के शोज होते हैं कोणार्क में, वो कैसे दिखते हैं। तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था। आज हम कोणार्क विजिट कर रहे हैं डे में, और आज है 31 दिसंबर का दिन। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और आप अगर बाहर देखोगे तो ये पूरा मार्केट है यहाँ पे, और जो लोकल आर्टिशियंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लोग हैं, वो अपने अपने प्रोड्यूस को यहाँ बेचते हैं आसपास। तो एंट्री देखो कोणार्क की बहुत अमेजिंग थी। रात में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इतना, और दूर से देखो कोणार्क कितना खूबसूरत लगता है ये सन टेम्पल। आप भीड़ देख रहे हो, क्या रश था। And that day I think we had like the local people told me that they had a footfall of over 20,000 people. तो आई थिंक ये टिकट्स का ना एक लिमिटेशंस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे बाहर में बार कोड लगा होता है, आप उसको स्कैन करो, और स्कैन करते ही आपको टिकट्स ऑनलाइन मिल जाता है, और आप लेके चेक इन कर सकते हो। आपको किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, हालांकि लाइन का ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम देयर। तो जैसा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई जब भी कहीं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जा रहे हो ना, तो यार दीवारें देख के ना आया करो, वहाँ के लोकल गाइड को हायर करो, थोड़ा सा फंड करो, उनको भी थोड़ी सी कमाई होनी चाहिए। तो हमने भी हमेशा की तरह क्या किया कि एक गाइड हायर किया। उन्होंने हमसे 500-600 रुपये मांगे, बट मैं अकेला था क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा जब तक फटाफट मैं कोणार्क टेम्पल को कवर कर लेता हूँ। तो हमने गाइड को हायर किया सिर्फ 300-350 के अराउंड में। तो आप भी निगोशिएट कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड थे। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू टेल अबाउट कोणार्क। सर हमारा नाम है मोहन, ये जगह का नाम है कोणार्क। कोण प्लस और कोणार्क, कोण मैंने समझा था। जब सूर्योदय होते हैं हमारे इंडिया में, पहले सूर्योदय तो चंद्रभागा रिवर के पास, बे ऑफ बंगाल के पास, यहीं पे देखा जाता है। पहले सूर्योदय का पहला प्रकाश एक कोने में जाके मंदिर के सिंहासन के ऊपर गिरने के कारण जगह का नाम हुआ कोण। कौन सी कोण? नॉर्थ ईस्ट एंगल। तो इसलिए जगह का नाम हुआ कोण, और अर्क माने सूर्य भगवान का दूसरा नाम, इसलिए दोनों को मिला के जगह का नाम हुआ कोण प्लस अर्क, कोणार्क। तो ये जगह को सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे शांब आए थे। जब वो कुष्ठ रोग से श्रापित हुए थे, तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए यहीं पे आए थे, उत्तर प्रदेश ओडिशा। क्यों सर? 4000 साल पहले की बात, ये जगह घने जंगल और समंदर से परिपूर्ण। तो यहाँ पे आके घने जंगल में तपस्या करने का कारण क्या है? पर्टिकुलर यही जगह पे था वो जंगल। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ये टोटल 12 एकड़ जमीन है। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है जमीन का, वहाँ पे जब भी सूर्य भगवान का धूप रहती है, वो हमेशा तिरछा ही रहती है। तो तिरछा रहने के कारण उसमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मात्रा नहीं रहती है, तो स्किन के लिए हानिकारक। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे शांब यहाँ पे आके तपस्या करके पूरे रोग से मुक्त होकर गए थे। सर हमारा ऑनलाइन काउंटर वो वाला इस साइड है, बहुत ग्रुप है बड़ा। सुन रहे हो? कोण और आर्क, कोणार्क। इतना भीड़ है, देखो, बहुत ही बुरी हालत। सर ये जगह मैंने बता चुका जिस पर कोणार्क इसका नाम क्यों पड़ा। हाँ। दूसरा कृष्ण भगवान जी के बेटे शांब। सर यहाँ पे क्यों आए थे, यहाँ पे क्या खासियत है? सर यहाँ पे 12 टोटल मंदिर का कंपाउंड है, 12 एकड़। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसके जोग्राफिकल लोकेशन के मुताबिक यहाँ पे कभी धूप गिरती है थ्रूआउट ऑल द डे, हमेशा तिरछा बरकरार रहती है। सर तिरछा रहने के कारण इसमें हानिकारक अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन का खतरा नहीं रहती है, तो स्किन के लिए हानिकारक। इसके बारे में शोध करके 1983 में ये जब वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूड हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में शोध किए कि श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे क्यों यहाँ पे आए थे, क्या खूबी है इतने सब घने जंगल और समंदर होने के बावजूद। और साला 20-25 साल पहले की अगर बातें हम करेंगे, इतने टूरिस्ट नहीं आते थे, फॉरेनर्स आते थे, और ये जगह लेप्रोसी मरीज से भरे पड़े रहते थे। अच्छा। तो इसके बारे में शोध किया गया 1983 में, जब यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इंक्लूड हुआ। ये विशेष गुणवत्ता है यहाँ का। सूर्य चिकित्सा के लिए भी ये जगह फेमस है, क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ पे कोणादित्य के रूप में पूजा पाते हैं। कोणादित्य माने कोण माने आंगेल, प्रकाश हमेशा आंगेल में रहती है। दूसरा साथ भारत में सूर्य भगवान की मूर्ति पूजा पहले उन्हीं के द्वारा की स्थापना किया गया था यहाँ पे। नहीं तो पहले उससे हम ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, पूजा करते थे इनको। तो उसके बाद ये 12 साल यहाँ पे सूर्य नारायण व्रत रखने के बाद वो पूरे रोग से मुक्त होती है।
और यहाँ पे मूर्ति स्थापना करके वो चले गए सर। धीरे धीरे वो मूर्ति समंदर में लीन होने लगा। अच्छा जी। दूसरा उसके साथ ये वो मूर्ति फिर बाद में 1200 कारीगरों के द्वारा निकाल के इनको पूजा भी स्थापना करके पूजा भी किया गया। तो बताएंगे सर। दूसरा, ये मंदिर कौन बनाए थे, क्यों बनाए थे, बनाने का कारण क्या है, और इस टूटे मंदिर को, बिना पूजा किए गए मंदिर को अगर कोई टूरिस्ट आता है विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो क्या बेनिफिशियल वो लेके जाएगा यहाँ से? नहीं बोल दीजिए, थैंक यू। दो चीज सर, पूरी जगन्नाथ मंदिर पुरी आपने विजिट किया? जगन्नाथ मंदिर पुरी अभी जाना है, आज जा रहा हूँ वहीं। जगन्नाथ मंदिर पुरी बनाए थे तृतीय अनंत बर्मन देव। अच्छा। ये मंदिर को बनाए थे उनके बेटे नरसिंह देव प्रथम। बनाने का कारण सर, पूरी जगन्नाथ मंदिर जो बनाए थे वो निसंतान थे। हाँ। तो उन्होंने पूरी जिला का शहर है ये आपके कोणार्क। तो हमारे कोणार्क शहर में श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे कभी आके तपस्या करके कूड़े रोग से मुक्त होके गए हैं। मतलब ये जगह का कुछ महत्व है, अहमियत है यहाँ पे, प्रभु की कृपा है। मुझे कोई संतान नहीं, पंडित जी बोल रहे हैं कि सूर्य नारायण व्रत रखने से रोगों पर निवारण कारक ग्रह, पुत्र प्रदान कारक ग्रह। तो मेरी पत्नी कस्तूरी देवी यहीं पे सूर्य नारायण व्रत रखेगी। अच्छा। तो कस्तूरी देवी यहीं पूरी मंदिर जो बनाए थे राजा, उनके पत्नी यहीं पे आके एक उम्मीद लेके सूर्य नारायण की व्रत रखने पर प्रत्येक रविवार के दिन सर रोज। धीरे धीरे करके उनका मनोकामना पूर्ति के लिए 12 साल लग गया। अच्छा। 12 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ सर। कृष्ण भगवान जी के बेटे 12 साल में ठीक हुए थे, इनको भी 12 साल में एक बेटा हुआ। क्या है ये सर? ये दोनों द्वादश आदित्य को आह्वान कर रहे थे और उनके पूजा करते, तो इसीलिए 12 साल लगा। द्वादश माने 12, तो इसलिए 12 साल लगा यहाँ पे। तो 12 साल सूर्य नारायण व्रत रखने के बाद ये मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव प्रथम उनको बेटे के रूप में मिले, पूरी मंदिर जो राजा बनाए। अच्छा। जब ये बड़े हुए राजा तो इनके पिताजी का निधन हुआ 1238 में, ये राजा बने। जब ये 1238 में राजा बने तो इनके माँ से जानकारी मिली कि बेटा मैं तुम्हें कोणार्क में 12 साल सूर्य नारायण व्रत रखने के बाद बेटे के रूप में आया, तो तुम तो भी राजा हो, तुमको तो वहाँ पे सूर्य नारायण के लिए कर सकते हो ना? माँ जरूर, आपका तपस्या 12 साल में पूर्ण हुआ तो मैं सब कुछ 12 जोड़ के वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो क्या क्या राजा 12 जोड़े? 12 एकड़ जमीन। कितने लोग काम करेंगे? 1200। कितने दिन में बनेगा? 12 साल के भीतर बनेगा। कितने पैसे लगेंगे? 800 साल पहले, 800 साल का मंदिर हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर 900, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर 1000 साल से। तीनों को देखने के लिए आप ओडिशा है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। तो 800 साल पहले एस्टिमेट किया गया था यहाँ पे 40 करोड़ गोल्ड कॉइन। सर एक गोल्ड कॉइन का वजन 125 ग्राम, बड़े बड़े। वर्तमान अगर 40 करोड़ गोल्ड कॉइन 125 ग्राम एक का कंपेयर करो पैसे के साथ, ट्रिलियन जाएगा सर। तो इस हिसाब से बे ऑफ बंगाल के किनारे बेस बना के मंदिर 1245 से 1256 के बीच बनाया गया। इसी के आप जानते हो एक 12 साल का लड़का एक मंदिर के कलश स्थापना किए थे। तो मेन आर्किटेक्चर यहाँ पे थे विशु महाराणा, उनके बेटे मंदिर के कलश स्थापना किए थे। तो उनके मंदिर का स्टोरी। तो सारे मंदिर को परिक्रमा करोगे क्या क्या देखोगे सर? ये मंदिर स्पेशल लाइमस्टोन से बनाया गया है। ये प्रत्येक लाइमस्टोन के भीतर 30% आयरन है। जब इसके नज़दीक आप बुजुर्गों के कलाकृति देखोगे उसी दौरान आपके बॉडी के ऊपर एक मैग्नेटिकल ऑरा बनेगा, जो आपके ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम के लिए, आँख के लिए सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने ये में मेंशन किए गए हैं। तो ये जो कारीगरी है, जो इंजीनियरिंग प्लान है मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था सर, उससे कहा जाता है लीलावती सूत्र, भास्कराचार्य जी की बेटी। वर्तमान ब्रिज सड़क इमारत हमारा घर ये जो बन रहा है हमारा इंडिया में, ये आर्यभट्ट की मैथमेटिकल प्रोसेस। तो इसमें दोनों में अंतर है। और जो सूक्ष्म कलाकृति आप देख रहे हो सर, इससे कहा जाता है कलिंगा स्कूल ऑफ आर्ट। कलिंगा माने ओडिशा का दूसरा नाम कलिंगा। हाँ। कलिंगा, अंगभंग पहले कलिंगा बोल चुके। उत्कल भी बोलते थे, उत्कृष्ट कला का देश के होने कारण नेशनल एंथम में है उत्कल जलधि तरंग तब शुभना। इस प्रकार ये भव्य मंदिर में क्या क्या है हम सब 3 चरण में प्रत्येक इंडिया का मंदिर होता है। डांसिंग हॉल, ये सामने आपका डांसिंग हॉल डेडिकेटेड होता है देवदर्शी के लिए। सेकंड आता है प्रेयर हॉल, पीछे 127 फीट वाला आपका भक्तों के लिए। थर्ड आता है गर्भगृह, भगवान के लिए। तो तीनों में से एक मंदिर गर्भगृह जो मेन टेम्पल भगवान के लिए था, उसे तोड़ दिया गया पुर्तगाली मुगलों के द्वारा, मैग्नेट और पैसे के जेवरात के चक्कर में। और ये जो मंदिर फिलहाल है, इसको हम देखेंगे क्या क्या इसमें हम देखेंगे सर। विज्ञान देखोगे 800 साल पहले का, आश्चर्य लगेगा।
ये प्रत्येक मंदिर पूरब द्वार होते शेर का द्वार सर भक्तों के लिए, पश्चिम द्वार बाघ का द्वार पंडित जी के लिए, उत्तर द्वार हाथी का द्वार राजाओं के लिए, दक्षिण द्वार घोड़े का द्वार सिपाही के लिए। तो यहाँ पे पूर्व द्वार में शेर के बदले 3 चीज आपको देखने को मिल रही है। शेर एक हाथी के ऊपर बैठा है, हाथी के इंसान को दबा के बैठा है सर। शेर में ताकत का प्रतीक, हाथी गजलक्ष्मी सर धन का प्रतीक, नीचे दबा हुआ इंसान के पास ज्यादा ताकत और धन चलाने से मन में घमंड अहंकार पैदा करता है। ठीक है सर, ज्यादा ताकत है अच्छी बात है, ज्यादा पैसा है अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर अगर मन में कोई व्यक्ति घमंड और अहंकार करता है, ये हमेशा नकारात्मक कार्य के लिए उत्साहित करता है, जो आखिरकार इंसान से पतन का कारण बनता है। तो मंदिर के भीतर जाओ या फिर किसी भी कार्य को आरम्भ करो, मन से घमंड और अहंकार निकाल के करो, वो कार्य सटीक बनेगा। नहीं तो अगर ये रहेगा तो हमारा ये कोई भी कार्य सक्सेस होने नहीं देगा, हमें पतन की ओर ले जाएगा। रिड्यूस 10:30 बजने के लिए 27 मिनट यानी कि 10:03 के आसपास हो रहा है टाइम सर। हाँ सर कैसे मैंने बताया सर, एक दिन 24 घंटा, 24 घंटों को हम बोलते हैं अष्टप्रहर। प्रत्येक प्रहर 3 घंटा। तो अष्टप्रहर के लिए 8 स्ट्रोक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसमें बता रहे थे कि मैग्नेट वाला जो है कोलंबिस आया था और वो तोड़ दिया पोर्तुगाली सर, वो कहानी। हाँ पोर्तुगाल आया। ये मंदिर बना हुआ है, उनके बगल में खड़े उनके पत्नी भानु मसीह, मंदिर के राजा और रानी सर। ये जो हाथी के ऊपर बैठे हैं सर, ये अफ्रीका का राजा। कौन अफ्रीका का राजा? ये हमारे ये को दे रहे हैं, जिराफ गिफ्ट करे हमारे राजा को। ये आप जिराफ देख रहे हैं सर, ये हम हमारे राजा जो हाथी के ऊपर बैठे हैं, अच्छा, उनको भेंट दे रहे हैं। क्यों? अफ्रीका में सिर्फ जिराफ पाया जाता है। हाँ। और किसी में नहीं। तो 30वीं सेंचुरी का मंदिर, 30वीं सेंचुरी में ये भेंट दिया जा रहा है, मतलब भारत और अफ्रीका के भीतर। अच्छा दोस्तों, ये जो पहिया सर, ये छोटा नंबर पहिया है, 10 रुपए के नोट के पीछे है। 10 रुपए है आपके पास ये वाला? नहीं, नया नहीं, मेरे पास नहीं है सर। अब नया देखो तो मिलेगा ये कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सर। कोणार्क से जुड़ी एक मनोरंजक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। तो जब मैं पहले आया था, ये कोणार्क मेरा तीसरा विजिट होगा, तो जब मैं पहले आया था तो मुझे यहाँ के गाइड ने बताया था कि ये जो पूरा मंदिर था ना, वो आयरन का पिलर पे बेस्ड था, और ये मैग्नेट इतने अच्छे से सेटल था ना यहाँ पे मैग्नेट, कि पूरा मंदिर का ढांचा जो था ना उस मैग्नेट के बेसिस पे सेट था। बट पहले क्या होता था कि जब बहुत सारे नाविक जब कोणार्क आते थे, भुवनेश्वर आते थे, तो शिप के थ्रू, तो उनका कंपास जो है वो काम करना बंद कर देता था बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नेट। और इसकी वजह से जो पोर्चुगीज़ थे, जो आक्रामक थे, जो हमारे इंडिया में आए थे उस टाइम पे, वो इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो नेविगेट ही नहीं कर पाते थे ढंग से, कॉम्पास के नहीं काम करने की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मैग्नेट को तोड़ के ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से मंदिर का पूरा ढांचा टूट गया, विच इज़ अ कंप्लीट मिथ। तो कोणार्क टेम्पल अपने आप में एक अद्भुत निर्माण है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने किया था, जो एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने 13th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया था, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1240 में, और इसको बनाने में लगभग 12 साल लग गए थे। इस पूरे प्रेमाइसेस जो 12 एकड़ में फैली हुई है, जैसा कि गाइड ने बताया भी अभी, इसको जो इंजीनियर थे जिन्होंने इस पूरे मंदिर को बिल्ड किया था, उनका नाम था श्री बीशू महाराणा जी। वो इसके चीफ इंजीनियर थे। ये कलिंगा आर्किटेक्चर का अद्भुत एग्जाम्पल है। अब कलिंगा आर्किटेक्चर आपको पता हो तो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इतिहास में इंटरेस्टेड होगा तो अशोका की कहानी तो सुना ही होगा। तो अशोका, जो राजा अशोक थे, उनकी लड़ाई हुई थी कलिंगा वॉर। ये उन्हीं कलिंगा डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूँ। ये उनके ही द्वारा किया हुआ ये आर्किटेक्चर है, जिसको हम कलिंगा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। कोणार्क टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था 1984, और इसको यूरोपियंस द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता था, काला पगोड़ा, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। किसको पता है कि पगोड़ा का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था 1240 में, जब ये तैयार हुआ था, तो उस समय ये
एक्चुअली में चंद्रभागा नदी के मुहार पे था, मतलब उसके मुख पे। बट धीरे धीरे पानी का स्रोत कम होने के कारण अब जो है चंद्रभागा नदी जो है काफ़ी दूर है। पूरे मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था खोंडालाइट रॉक से। इसको भी थोड़ा बहुत कमेंट करके बताया अगर किसी को पता है खोंडालाइट रॉक्स होते क्या है, किस प्रकार के। इस मंदिर को 12 व्हील्स, ये बेसिकली ये जो पूरा मंदिर का निर्माण है ना, ये एक रथ की तरह है जिसको 12 पहिए खींच रहे हैं, और जिनको खींच रहे हैं हमारे 7 अश्व मतलब घोड़े। तो कोणार्क आने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो आप पुरी से आ सकते हो या दूसरा भुवनेश्वर से। अगर बात हम करें पुरी की तो पुरी से ये सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, और बात करें अगर भुवनेश्वर की तो वो वहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो भुवनेश्वर आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा। बट अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो पुरी विल बी अ बेटर ऑप्शन। पुरी से हो या भुवनेश्वर से, यहाँ पे आने के लिए आपको शटल सर्विसेज बहुत आराम से मिल जाएंगी। गाड़ियाँ बस चलते रहती हैं। तो अगर टैक्सी और बस की बात करें तो अगर बस से आओगे तो मुझे लगता है 100-150 रुपये के अंदर में आप पहुँच जाओगे। बट अगर आप टैक्सी से आना चाहते हो तो 1,500 से 2,000 रुपये के आसपास चार्ज हो सकता है। कोणार्क से जुड़े काफ़ी सारे कहानियाँ हैं और अलग अलग किस्से भी हैं। हावेवर सब चीज़ का एक कॉमन पॉइंट तो होता ही है, और वो यहाँ देखा भी मैंने। अगर मैं बात करूँ तो जो नाइट शो में जो पूरी हिस्ट्री बताएगी कि कैसे कोणार्क डेवलप हुआ, कैसे सूर्य टेम्पल का उद्यापन हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो चीज़ एक स्ट्रॉन्ग कहानी थी। और जो इस गाइड ने बताया उस कहानी में और इस कहानी में थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट था। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराना इतिहास है हमारे भारत का, तो नथिंग इज़ परफेक्ट। तो जो भी है किस्से कहानियाँ वो एक ही चीज़ों के आसपास घूमते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब स्पेशली आप लोग अगर यहाँ आओगे तो आपको बताया जाएगा कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट था जिसके बेस पे ये पूरा मंदिर बैठा हुआ था। तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया इन्फॉर्मेशन था, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं की गई। उसमें इस बात के बारे में उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मंदिर बनने के कुछ दिन के बाद ही खंडित हो गया था। और जो इस ब्लॉग के बाद वाला आप नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे तो उसमें आपको और इतिहास जो है वो सेम जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई थी पहले पार्ट में वीडियो में, जहाँ पे ऑडियो की क्लैरिटी नहीं थी, तो वो थोड़े और अच्छे तरीके से उसमें बताया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग एंगल से चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं आपको ये तीनों पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोणार्क के पूरे इतिहास को समझना चाहते हो।